हाय गाइस, फिर से नए वीडियो से आपका स्वागत है। आज हम बात करने हैं बागेश्वर। आज से पहले हम लोगों ने 10 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हमारा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, इसको भी आज हम कंप्लीट कर देंगे। और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बागेश्वर या फिर बागनाथ, ठीक है, कहाँ? अल्मोड़ा से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमालय की घाटी में स्थित है, ठीक है। मतलब बागेश्वर का ही दूसरा नाम क्या होगा? बागनाथ। कहीं कहीं पर अगर बागनाथ आता तो आपको समझ में आना चाहिए बागनाथ और कुछ नहीं है, क्या कहोगे? बागेश्वर ही बागनाथ है, ठीक है। इसे उत्तर का वाराणसी कहते हैं। देखो, एक है उत्तर का काशी, एक है उत्तर का वाराणसी। दो चीज़ें बताई थी मैंने। विभंडेश्वर क्या है? मैंने आपको बताया था विभांडेश्वर जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उसको क्या कहा था? उत्तर का काशी, ठीक है। जबकि जो बागेश्वर है इसको क्या कहा गया? उत्तर का वाराणसी। वो और वो सिमिलर है ना, तो इसलिए उत्तर का वाराणसी किसको कहा गया कहोगे? तो याद रखना किसको कहा है, तो बागेश्वर को कहा गया, ठीक है। याद रखना, भूलना मत दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, देखो, ऐसा माना, यहाँ हम कहानी क्या है वो चीज़ देखते हैं। शिव व्याघ्र का रूप धर कर विचरण करते हैं। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, हमारे पहाड़ में कहते हैं। व्याघ्र का मतलब होता है यहाँ पे जो शिव जी हैं वो किस रूप में घूमते हैं? शेर का रूप बनाकर घूमते हैं, ठीक है। अतः इसका एक नाम वागेश्वर भी है, ठीक है। इसका अदर नेम क्या होगे? तो वो क्या है? बागेश्वर भी है। तो बागेश्वर जो है इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अभी तक का हम लोग ने बागेश्वर पढ़ लिया और बागनाथ पढ़ लिया, समझ में आ गया। अभी तक क्या क्या पढ़ लिया नाम हम लोगों ने? दो नाम तो हमको, बागनाथ और बागेश्वर, ठीक है। और उत्तर का वाराणसी शो कहते हैं। इसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग पर देखो, बागेश्वर जो है ना उसके पूर्वी और पश्चिमी भाग पर क्या क्या है देख लो। ये लिखा देखो, पूर्व में क्या है कहो मैंने? भीलेश्वर, पश्चिम में नीलेश्वर, उत्तर में सूर्यकुंड और दक्षिण में अग्निकुंड। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? देखो, ऊपर और नीचे तो आप आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि उत्तर से क्या है? ऊपर सूरज निकला, नीचे आग जल गई, ठीक। ये तो हो गया। देखो मैंने क्या कहा? ऊपर सूरज निकला, नीचे आग जल गई। फिर और ये तो भैया देखो, पश्चिम में क्या है? नीलेश्वर, और पूर्व में क्या है? भीलेश्वर, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती ये इम्पोर्टेंट है। बागेश्वर में कौन कौन सी नदियाँ बहती है यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट। तो उन नदी का नाम क्या? देखो याद रखो, एक तो सरयू है, गोमती है और अदृश्य सरस्वती है, ठीक है। ये दो तो इम्पोर्टेंट है, सरयू और गोमती। ये दोनों कहाँ है? बागेश्वर में जो है बहती हैं। एक जो अदृश्य सरस्वती भी यहाँ बहती है, याद रखना। आदि नदियों के संगम पर बागेश्वर बसा हुआ, ठीक है। तो कौन कौन सी है बागेश्वर? तो सरयू और गोमती। समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान सदाशिव की धर्मपरायण भूमि के रूप में, मतलब इसको किस रूप में पूजा जाती है? शिव जी के धर्मपरायण भूमि के रूप में पूजा जाता है। फिर 15 सितंबर 1997 को इसे जिला बनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, देखो, ठीक है। देखो अब याद कैसे कर सकते हैं? जैसे बागेश्वर है ना, है, तो मैंने आपको बताया था आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आरसीबी। जब भी आरसीबी की बात आएगी तो आपको याद क्या रखना है कि 15 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना। 15 सितंबर 1997 को किसकी स्थापना हुई कहोगे? बागेश्वर की स्थापना हुई। तो आरसीबी तीनों के तीनों इसमें आ गए। रुद्रप्रयाग आ गया, चंपावत आ गया और बागेश्वर आ गया, ठीक है। ये तीन जो है ये किसके अंतर्गत है? इनकी स्थापना हुई 15 सितंबर 1997 को। इससे पूर्व यह अल्मोड़ा का एक तहसील था, ठीक है। जब इसकी स्थापना नहीं हुई थी तो उससे पहले क्या था कहोगे? अल्मोड़ा का एक तहसील था। मानस खंड में गोमती और सरयू नदी के मध्य नीलगिरी की स्थिति का, ठीक। अब जो बागेश्वर है इसी का दूसरा नाम नीलगिरी है। इसका उल्लेख कहाँ है कहोगे? तो याद रखना, दो जगह, गोमती और सरयू नदी के मध्य। क्या है? गोमती और सरयू नदी के मध्य में इसका उल्लेख है, मानस खंड में, ठीक है। तो याद रखना, मानस खंड में गोमती और सरयू नदी के मध्य नीलगिरी, मतलब जो बागेश्वर है, इसकी स्थिति का वर्णन है, ठीक है। इस नीलगिरी पर्वत को साधारण पर्वत मानकर, ठीक है, साधारण पर्वत मानकर सर्वश्रेष्ठ मेरु के समान माना गया है। मर्त्य पुराण में भी नील पर्वत को पवित्र तीर्थ माना गया और पितृकर्म के लिए अति प्रशस्त कहा गया। यहाँ पे जो नील पर्वत है उसको किस पुराण में
पवित्र तीर्थ माना है। दोबारा से सुनो, मैंने कहा जो नील पर्वत है इसको किस पुराण में पवित्र तीर्थ माना गया है। ठीक है, तो मृत्युंजय पुराण, ये लाइन अंडरलाइन कर लो। ठीक है, मानस खंड के अनुसार चंडीस नामक शिवगण ने शिव के निवास हेतु सरयू और गोमती के मध्य स्थित नील पर्वत से सूर्य तीर्थ के ऊर्ध्व भाग में वरुणा और अग्नि तीर्थ के ऊपर 80 तीर्थ की और इन दोनों के मध्य महाक्षेत्र वाराणसी की रचना की। ठीक है, अब मानस खंड के अनुसार हुआ क्या था, वो थे मतलब चंडीस नामक शिवगण थे। शिव के मतलब शिव जी के भक्त। तो कौन थे? चंडीस नामक शिव के भक्त थे। ये किसके अंतर्गत कहा गया? मानस खंड के अंतर्गत। शिव के निवासी हेतु सरयू और गोमती के मध्य स्थित। अब जो ये नील पर्वत है ये किसके मध्य स्थित है? अभी बताया, सरयू और गोमती के मध्य में स्थित है। आप जस्ट इमेजिनेशन करो माइंड में जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले शिव जी के गण कौन थे? चंडीस थे। ठीक है, कौन थे? चंडीस थे। शिवगण ने शिव के निवास हेतु सरयू और गोमती के मध्य, ठीक है, शिव जी के निवास हेतु इन लोगों ने सरयू और गोमती के मध्य क्या करा? नील पर्वत से सूर्य तीर्थ, ठीक है, कहाँ से? नील पर्वत से सूर्य तीर्थ के ऊर्ध्व भाग, मतलब ऊर्ध्व भाग का मतलब ऊपर के भाग में, वरुणा और अग्नि तीर्थ के ऊपर 80 तीर्थ की। ठीक है, मतलब वरुणा और अग्नि तीर्थ भी इन दोनों के ऊपर क्या करा? 80 तीर्थ की। और इन दोनों के मध्य महाक्षेत्र वाराणसी की। और इन दोनों के मध्य किस किस के मध्य? अग्नि और वरुण। ठीक है, तो अग्नि और वरुणा क्षेत्र के मध्य क्या करा कहोगे? 80 तीर्थ की स्थापना करी और इन दोनों के मध्य महाक्षेत्र। अब देखो तीसरा नाम भी वाराणसी आ गया, महाक्षेत्र। ठीक है, अब क्या नाम आया? महाक्षेत्र, जिसको क्या कहते हैं? वाराणसी की रचना की। इस प्रकार दूसरी वाराणसी की स्थापना होने पर भगवान शिव पार्वती सहित वहाँ आ पहुँचे। उपस्थित गण नायकों ने वागीश्वर नाम से शिव की स्तुति। देखो मतलब यहाँ पे जब शिव जी आए बागेश्वर में तो वहाँ पे किस नाम से? वागीश्वर नाम से शिव जी की स्तुति की। यहीं वागीश या वागीश्वर या बागेश्वर या बागनाथ शिव नाभि के रूप में जाने जाते। देखो यहाँ पर किस रूप में पूजा गया शिव जी को? शिव जी की नाभि के रूप में यहाँ पूजा गया। ठीक है, यहाँ वागीश इसी को कहते हैं, वागीश्वर इसी को कहते हैं, किसको? बागेश्वर को कहते हैं। और बागनाथ, देखो मैं बागेश्वर और बागनाथ तो आपको याद हो गया, वागीश और वागीश्वर। ठीक है, बात करें मानस खंड में। मानस खंड में ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। मानस खंड में सरयू को किस नाम से जाना जाता है और गोमती को किस नाम से जाना गया है? दो चीज़ें मैंने बोली कि मानस खंड में सरयू को किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा, और गोमती को किस नाम से? यमुना। नीलगिरी को विंध्य और सुवर्णांचल और नीलगिरी को विंध्य अथवा सुवर्णांचल और यहाँ स्थित पीपल को अक्षवट कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो पीपल है उसको क्या कहा जाता है? अक्षय वट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। इसमें इंपॉर्टेंट मानस खंड की बात है जिसमें सरयू को गंगा और गोमती को यमुना कहा गया। ठीक, नीलगिरी के को विध्वन या फिर सुवर्णाचल कहा गया। माधव की मूर्ति को बिंदु माधव। ठीक है, अब देखो कैसे इजी वे में याद कर सकते हो कि माधव की जो मूर्ति यहाँ से मिली उसको क्या कहा गया होगा? बिंदु माधव। तथा दोनों नदियों के संगम को तीर्थराज प्रयाग का बताया गया। तीर्थराज प्रयाग किन किन की नदियों के संगम को बताया? देखो एक आती है गोमती, एक आती है सरयू। इन दोनों के संगम को किस नाम से जाना जाता है कहोगे? तीर्थराज प्रयाग। यहाँ विद्यमान वागीश को विश्वेश्वर और इस नगर को वाराणसी का दूसरा रूप माना गया। ठीक है, इस नगर को वाराणसी का दूसरा रूप माना गया। अब बागेश्वर की महत्ता क्या है? प्राचीनतम एवं ऐतिहासिक का ज्ञान बागेश्वर मंदिर परिषद में उत्तीर्ण 9वीं सदी के कत्यूरी शासन भूदेव के प्रसिद्ध शिलालेख से प्राप्त। ठीक है, जो बागेश्वर में मंदिर है वहाँ से किस राजा के शिलालेख प्राप्त होते हैं ये पूछा गया। तो जब भी बागेश्वर की बात आएगी तो बाघ जो होता है कहाँ चलता है? तो धरती पे चलता है। धरती का नाम क्या? भू, तो भूदेव।
ठीक है। तो याद रखना भूदेव था कौन, कत्यूरी शासक भूदेव। इसके शिलालेखों से पता चलता है 9वीं शताब्दी। इस शिलालेख को भूदेव ने बागेश्वर मंदिर समूह में दक्षिण दिशा स्थित एक शिला पर उत्कीर्ण कराया था। फिर क्या लिखा है, इस शिलालेख को भूदेव ने बागेश्वर मंदिर इस समूह में दक्षिण दिशा में एक शिला पर उत्कीर्ण कराया था। जो उसने लेख लिखा था कि भाई बागेश्वर के बारे में, वो क्या कर रखा था, उसने दक्षिण दिशा में उसने लिखा था। इस लेख में बागेश्वर को ब्रागेश्वर का देखा मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे शिव जी जो है बाघ के स्वरूप में आते थे इसलिए। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, बागेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थल इस प्रकार। बागनाथ की बात करते हैं। बागेश्वर शहर के निकट गोमती और सरयू नदी के संगम पर शिव का मंदिर बागनाथ। अब देखो यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा आपको, जब बागनाथ आएगा तो यहाँ पर जब बागेश्वर की बात करें तो शिव जी किस रूप में, बाघ के रूप में। तो बागनाथ किसके लिए होगा, लिंक सीधे शिव जी के लिए। तो यह है गोमती और सरयू नदी के संगम पर बसा हुआ बागनाथ का मंदिर है, शिव जी का एक मंदिर है। इसका निर्माण किसने कराया हुआ, तो बाघ का निर्माण करा लक्ष्मी चंद ने। समझ में आया। तो अगर पूछा जाए बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, सीधे क्वेश्चन आएगा, तो आपको ध्यान रखना किसने कराया कहोगे, आपको याद रखना सर वो लक्ष्मी चंद थे जिन्होंने करवाया। कौन था ये, चंद राजा लक्ष्मी चंद ने 1602 में करवाया था। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना इसको अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट लिख दिया करो यहाँ पे। ठीक है, मैंने भी लिख दिया, जिससे क्या होगा जब दोबारा देखते हैं तो तुरंत आता है। तो याद रखना बागनाथ मंदिर को किसने बसाया कहो, तो सीधी बात है कौन थे वो, लक्ष्मी चंद ने। कब, 1602 में बसाया था। ठीक है, चंद। बागेश्वर शहर से 8 किलोमीटर दूर गौरी गुफा, 5 किलोमीटर दूर हक मंदिर तथा आधा किलोमीटर पर चंडी मंदिर है। ठीक हो गया। ठीक, कौसानी की बात करते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है याद रखना, कौसानी क्यों इम्पोर्टेंट दिखाते। देखो बागनाथ जो मंदिर है वहाँ से केवल ये इंपॉर्टेंट है कि इसको बसाया किसने, तो चंद वंश का राजा था कौन, लक्ष्मी चंद ने बसाया। कब, 1602 में बसाया। कौसानी से क्यों इम्पोर्टेंट, ये देखो कौसानी, पहली बात तो आपसे दो चीज़ें पूछ जाती कि कौसानी किन नदियों के संगम पर स्थित। जैसे आपका याद रखो बागनाथ जो है सरयू और गोमती नदी के संगम पर है। कौसानी जो है ये बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न करते हैं कि कौसानी है बागेश्वर में, तो हम सबसे बढ़िया इससे क्या करते हैं, इसको भी गोमती और कोशी में, मतलब गोमती नदी और गोमती और सरयू नदी के संगम पर इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये बहुत बच्चे करते हैं जो कौसानी को, लेकिन ये नहीं होता। भले ही तुम्हें पता है कि कोसी है तो गोमती को कोशी और गरुड़ नदियों के संगम पर माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना कौसानी का जो है पहली बात तो किन नदियों के संगम पर है, तो कौसानी हो गया, कौसानी जो है कोशी, कौसे कोशी और गरुड़। ठीक है, कि नदियों के बीच पिगनाथ पहाड़ी पर समुद्र से, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो याद रखना कौन सी नदियाँ, एक तो कौसानी, कोसा है गरुड़ को। ठीक है, लिंक कौसानी में कोसा गरुड़ को, तो पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित होगी। ठीक है, याद रखना। फिर क्या है, देखो कौसानी का मुख्य आकर्षण हिमालय दर्शन और सूर्योदय सूर्यास्त दर्शन। जब आप कौसानी जाओगे तो आप लोग को वहाँ पे इतना अच्छा मनोरम जो है सूर्यास्त और सूर्योदय दिखेगा, आपको जाना चाहिए। पहले यह अल्मोड़ा में था। देखो ये तो मैंने बता चुका हूँ कि उसकी क्या थी, अल्मोड़ा की एक तहसील थी, लेकिन वर्तमान में बागेश्वर जिला बन गया। पहले इसका नाम बलना था। ठीक, किसका नाम, पहले इसका नाम क्या था, बलना। किसकी बात करेंगे, कौसानी का नाम। ठीक है, बलना था। कौशिक मुनि की तपस्या के कारण इसका नाम कौसानी हुआ। ठीक है, पहले क्या नाम था, बलना। अच्छा, कौसानी का पहले नाम बलना, क्या था, बलना, लेकिन कौशिक मुनि की तपस्या होने के कारण इसका नाम क्या बना, कौसानी। याद रखना, भूलना मत दीजिए, 2 बार बोल चुका हूँ। बलना किसका नाम होगा, तो कौसानी का नाम था, लेकिन बाद में यहाँ कौन है, कौशिक मुनि आए, जिनके नाम पर क्या पड़ा, इसका नाम कौसानी पड़ा। ठीक है, कौसानी जो है किन नदियों के संगम पर है, कौसानी, सानी मतलब कोसा, तो कोसा वो गरुड़ नदी की कौन सी पहाड़ी है वो, तो याद है पिंगनाथ पहाड़ी हो गया। ठीक है, ये भूलना मत दीजिए, बहुत ईजी में समझा रहा आपको भाई मैं। उसके बाद क्या, हिमालय का यही, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो यहाँ से चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट, पंचचूली और नंदा घूंटी की सभी चोटियाँ स्पष्ट दिखाई देती। ये कभी पूछा नहीं जाता है। कत्यूरी घाटी कौसानी के सामने स्थित है, यहाँ सूर्य, ये भी इम्पोर्टेंट। अब है इम्पोर्टेंट, लो भैया इसको लिख लो इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट, देखो महात्मा गांधी। देखो जब नाम आता है महात्मा गांधी तो क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ पे रुके थे। क्या कहा मैंने, आप सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जो है कौसानी में कब रुके। क्या, महात्मा गांधी कौसानी में कितने समय के लिए रुके,
याद रखना, ठीक है। अब महात्मा गांधी के बारे में आएगा तो एक कम 30 से एक कम। तो महात्मा गांधी कब रुके? 1929 में, ठीक है। कितने दिन के लिए? देखो क्वेश्चन जो है ना इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि महात्मा गांधी रुके तो सही, लेकिन कितने दिन के लिए रुके थे? यहाँ 14 दिन के लिए रुके थे। याद रखना, क्या कहा? महात्मा गांधी रुके, लेकिन कितने दिन के लिए रुके? 14 दिन के लिए ये रुके थे यहाँ, ठीक है, बिल्कुल। अब और यंग इंडिया के अपने एक लेख में उन्होंने गोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। दूसरी चीज़, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा है या किसको कहा? तो गोसानी को। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। किस में कहा गया है? तो उनकी एक बुक थी, क्या नाम था उसमें? यंग इंडिया, ठीक है। उस लेख में उन्होंने क्या कहा है? भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा कहोगे? तो गोसानी को कहा है। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। कब आए थे? 1929, 14 दिन के लिए आए थे। डेट, दिन याद रखना, 14 दिन। गांधी जी ने जिस स्थान पर प्रवास किया था उसे अनाशक्ति आश्रम नाम दिया गया था। अब महात्मा गांधी जहाँ रहे थे या जहाँ प्रवास करा था, तो उस मंदिर को क्या नाम दिया कहोगे? तो अनाशक्ति योग लिखा, ठीक है। उस मंदिर को क्या नाम दिया था? अनाशक्ति आश्रम दिया था, क्योंकि यहीं पर उन्होंने गीता का अनाशक्ति योग लिखा था, ठीक है। क्यों? रीज़न क्या था? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या करा था? गीता का अनाशक्ति योग लिखा था, ठीक है। किसने? महात्मा गांधी। यहीं पर गांधी जी को शिष्या, उनकी शिष्या में सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम भी है, ठीक है। सरला बहन का कौन सा आश्रम था? लक्ष्मी आश्रम बनाया था, ठीक है, याद रखना। लक्ष्मी आश्रम किसका था? तो गांधी जी की जो शिष्या थी, कौन थी? सरला बहन, उसका ये आश्रम था, ठीक है, बिल्कुल सर। यहीं चाय के बागान भी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध गिरियास टी का उत्पाद यहीं होता है। गिरियास टी का उत्पादन कहाँ से होता है? तो याद रखना, कौशल। अब यहीं पर जो सुमित्रानंदन पंत की एक जन्म स्थली भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये। सुमित्रानंदन पंत की जन्म स्थली कहाँ कहोगे? कौशानी में। उनके जन्म स्थल पंत वीथिका पर एक लघु संग्रहालय स्थापित किया गया, ठीक है। तो जो हमारा बागेश्वर है इसमें कौशानी है। कौशानी में क्या इम्पोर्टेंट है? किसका जन्म हुआ था? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौशानी में हुआ था, याद। प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोपीदास भी कौशानी के संदर्भ से अत्यधिक प्रभावित है, ठीक है। गोपीदास भी। गोपीदास कौन थे कहोगे? लोक संगीतज्ञ। कौन? गोपीदास कौन थे? लोक संगीतज्ञ। कौसानी के निकट पिनाकेश्वर महादेव, बूंदा, पिन्नाथ और भकोट आदि पर प्रसिद्ध स्थल भी है। पिनाकेश्वर महादेव का ही मंदिर होगा ये। बूरा, पिन्नाथ और भकोट ये आदि पर्वत स्थल, ठीक है। बैजनाथ की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता चुके हैं। इनकी बहन का मतलब शिष्या का नाम सरला बहन था, याद रखना। इसी के नाम पे लक्ष्मी आश्रम स्थापित किया। बैजनाथ, यह बागेश्वर से इतना किलोमीटर की कौसानी से कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या होगा? बैजनाथ भी कौन सी नदियों के संगम पर बसा है? तो बैजनाथ। देखो कौसानी जो है कोसी और गरुड़, जबकि बैजनाथ आएगा तो बैजनाथ जो है वो कौन सी है? सरयू और गोमती और वह गरुड़ गंगा, ठीक है। वो कोसी, वो क्या है? कोसी, यह है गोमती, ठीक है, नदी के संगम पर बसा। बैजनाथ बहुत याद है। बैजनाथ और कौसानी दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। कौसानी से कोसना तो कोसी, ठीक है। कोसी प्लस दूसरी क्या नदी का नाम है? गरुड़। जबकि अगर बैजनाथ आता है तो बैजनाथ के बारे में आते ही आपको सीधे याद रखना, भूलना नहीं। बैजनाथ तो कौन सी नदियों के संगम में? तो गोमती और गरुड़। मंदिरों का एक समूह है, ठीक है। इस मंदिर में एक संग्रहालय। बैजनाथ में मुख्य मंदिर में आदमकद पार्वती की पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है, ठीक है। यहाँ पर जो बैजनाथ, यहाँ किन की मूर्तियाँ हैं? तो यहाँ पार्वती जी की मूर्ति यहाँ पर स्थित है, ठीक हो गया। जो काशी की बनी मूर्ति होने का भ्रम पैदा करती है। बैजनाथ के मंदिरों का कत्यूरी चंद गंगोली वंश के राजाओं के समय समय पर जीर्णोद्धार करा है। मंदिर के समीप चौपड़ चबूतरा है, जो कि यहाँ कत्यूरी राजाओं की राजधानी होने का प्रमाण देता है, ठीक। अब आया बाबूजी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पिंडारी ग्लेशियर, नंदाकोट शिखर। पिंडारी ग्लेशियर क्या इंपॉर्टेंट, देखो क्या लिखा है? नंदाकोट शिखर। पहली बात तो पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? नंदाकोट शिखर पर पश्चिमी ढाल पर स्थित है। 3 किलोमीटर लंबा और 380 किलोमीटर चौड़ा। यह ग्लेशियर बहुत आकर्षक। यहाँ मोनाल बख्श। देखो पेपर में क्या पूछा जाता है वो बता।
आखिर सीधे आपसे क्वेश्चन में दे देगा पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। क्या बोला मैंने कहा पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन दिया 4, जिसमें से पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया। तो याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन मत हो जाना, बच्चे वहाँ पिथौरागढ़ कर देते, लेकिन यहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर डायरेक्ट है ना बागेश्वर में स्थित है। ठीक हो गया, बिल्कुल भूलना नहीं ये चीज़ें, भूलोगे तो तुमको फ़ायदा नहीं है, बेकार है फिर तो जीना। उसके बाद क्या है देखो, कोट भामरी व नंदा मंदिर बैजनाथ से लगभग 2 किलोमीटर दूर डंगोली के पास कोट भादरी का मंदिर स्थित है। यह कत्यूरी की अष्टाध्यायी कुल देवी भामरी तथा चंदों द्वारा स्थापित नंदा देवी मंदिर है। ठीक हो, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब खाली कभी बार पूछ लेगा तो कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर कहाँ स्थित है ये पूछ लेगा तो याद रखना कहाँ, अल्मोड़ा में स्थित है। पांडु स्थल कुमाऊं व गढ़वाल की सीमा पर प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत रमणीय स्थल। ठीक है, अच्छा कविंती यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ अज्ञातवास में पांडवों ने प्रवास यहाँ किया था और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पर एक सुप्रसिद्ध मेला लगता है। पांडु स्थल, पांडु का मतलब समझ में आ रहा है, पांडव लोग यहाँ आए थे। ठीक है, तो कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर प्राकृतिक, ये सीमा पर भद्रकाली, ठीक है, बागेश्वर से 33 किलोमीटर की दूरी पर एक शक्तिपीठ स्थित है। इस पीठ को कुमाऊं में गढ़वाल के काली मठ के समान प्रतिष्ठा है। यहाँ तीनों स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्ति। सीधी बात है, बागेश्वर में ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर तीनों जो शक्तिपीठों का मतलब मूर्तियाँ हैं, तो याद रखना वो कहाँ पे है कहोगे तो याद रखना महाकाली। तो महाकाली का भद्रकाली, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती, महामाँ लगाओ, काली, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों का मूर्तियाँ यहाँ स्थापित है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब चंपावत, ओके बाय बाय।